Created by Leslie Headland, The Acolyte starring Amandla Sternberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto and Carrie-Anne Moss in the lead roles, finally Disney Plus पे रिलीज हो चुका है. So we thought ये इस शो को लेके बात करने का बेस्ट टाइम होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स के प्लॉट, एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं. ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. स्टार वॉर्स द फैंटम मेनेस के 100 साल पहले द एक्लाइट में हमें दिखाया जाता है कैसे गैलेक्सी फार फार अवे में कंप्लीट पीस था. अपने हजारों सालों की लड़ाई के बाद द जेडाई ऑर्डर और गैलेक्टिक रिपब्लिक धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था. पर जेडाइस के अलावा किसी और को फोर्स के आर्ट को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं था. पर फिर भी इस गैलेक्सी के डार्केस्ट कॉर्नर्स में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे थे और जान रहे थे कि कैसे और पावरफुल बना जा सके. इन फोर्स यूजर्स को ये मालूम था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें हाई काउंसिल के सामने ट्रायल किया जाएगा और अकॉर्डिंगली पनिश भी किया जाएगा. पर इस सेक्ट का ही एक इकलौती असासिन अपने रिवेंज मिशन को कंप्लीट करने के लिए गैलेक्सी के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक भागी जाती है. तो चलिए जानते हैं कि वो कौन है और कैसे वो अपने प्रोटैगनिस्ट उषा से जुड़ी हुई है. सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में वेटा में हम ऐसे ही एक हुडेड फोर्स यूजर से मिलते हैं जो एक जेडाई मास्टर इंदिरा को एक कैंटीना में कन्फ्रंट करती है उसे मारने के लिए. इंदिरा उस असासिन को पहचान लेती है और उसे मारने की बजाय उसे इनकैपेसिटेट करने की कोशिश करती है. पर वो असासिन इंदिरा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है वहां के बारटेंडर पे अटैक करके और अपना कुनाई जैसा नाइफ उस जेडाई मास्टर के हार्ट में भोंक देती है. इसके बाद वो असासिन उस बारटेंडर को मारने के लिए रेडी हो रही होती है, पर जब उसके बच्चे को भी वो उसके साथ देखती है तो वो वहां से चली जाती है. ये एपिसोड अब्रप्टली कट हो जाता है और हम उस असासिन को देखते हैं हाई रिपब्लिक के कॉप्सेक में मैकेनिक की तरह काम करते हुए जो फ्रीटर भरा हुआ था नेमोइडिया के रिप्रेजेंटेटिव से. पर इस बार उन्हें द फैंटम मेनेस की तरह उतना रेसिस्ट दिखाया नहीं गया. इस असासिन का नाम है उषा और उसका एक अपना पॉकेट ड्राइड भी है जिसका नाम है पिप. फिलिक नाम का एक और मैकेनिक भी उसके साथ काम कर रही होती है. वो अपने रोज का काम शिप को फिक्स करने के लिए उस शिप से बाहर जाती है. वो एक इक्विपमेंट में आग लग जाने से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जो कि ये हिंट करता है कि उसकी पास्ट अभी भी उसे हॉन्ट कर रही है. वो किसी भी तरह इन फीलिंग्स को शेक ऑफ कर लेती है और अपने काम में वापस लग जाती है. तो तभी जेडाई ऑर्डर का एक नाइट यॉर्ड फेंडर और उसका पाडवान ट्रासी लोआ वहां पे आते हैं ओशा को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि वो बारटेंडर उसे इंदिरा का असासिन बोल के आइडेंटिफाई करता जिसने उसके कैंटीना पे पूरा तोड़फोड़ किया था. यॉर्डर उषा दोनों ही जेडाई ऑर्डर में स्टूडेंट्स थे, पर अभी उनके बीच का संपर्क का नींव थोड़ा हिल गया है क्योंकि वॉर्ड कन्विंस्ड है उषा ही वो जेडाई किलर है. ताशी जब उषा से क्वेश्चन करती है उसके बैकग्राउंड के बारे में, उषा उसे ऑनेस्टली बताती है कि उसने 8 साल की उम्र से ही जेडाई का ट्रेनिंग लिया था, पर अभी 6 साल से वो एक मैकेनिक की तरह काम कर रही है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो एक जेडाई बनने के लायक है. यॉर्ड उषा को याद दिलाता है कि कैसे उसके फैमिली एक आग में जल के मर जाने के बाद जेडाई मास्टर सॉल ने उसे ट्रेन करने का डिसीजन लिया और कैसे काउंसिल ने उसे ट्रेनिंग का परमिशन दिया उसके माइंडसेट में ट्रबल्स होने के बावजूद. हालांकि उन जेडाइस के पास कोई एविडेंस नहीं था कि उषा एक्चुअली में वेटा में थी, पर यॉर्ड ताशी उसके फैमिली के डेथ के साथ उसके जेडाई ऑर्डर से डिपार्चर और इंदिरा का खून करने को कनेक्ट कर देते हैं और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं. उषा को अभी कोरुसन बाउंड एक प्रिजनर स्पीसशिप में उठा दिया जाता है जहां पे अभी जेडाइट्स रहते हैं. फिर हम जेडाई मास्टर सोल को देखते हैं अपने कुछ यंगलिंग्स को फोर्स में ट्रेन करते हुए, पर तभी उनका क्लास मास्टर बनरस्त्रा इंटरप्ट कर देती है. वो उन्हें इंदिरा के मौत के बारे में बताती है और कैसे ओशा उनके हिसाब से एक पोटेंशियल किलर है. यॉर्ड का ओशा के बारे में असेसमेंट और वनरस्त्रा का सॉल के बारे में असेसमेंट ऑलमोस्ट पैरेलल है क्योंकि ये दोनों देखते हैं कैसे ओशा और सॉल अपने पास्ट में हेविली रिलाई करते हैं. अपैरेंटली जेडाई ऑर्डर सोचता है कि पास्ट को लेके ज्यादा सोचना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, पर सॉल जैकी से ये पॉइंट आउट करता है कि कैसे हर किसी को अपने हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, चाहे तो वो पर्सनल हो या फिर जनरल हो, क्योंकि हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करने से हम खुद को रोक सके. वर्नस्त्रा सॉल को पॉइंट आउट करती है कि कैसे उसने और इंदिरा ने ओशा के होम प्लैनेट ब्रेंडक से एक फायर रिलेटेड एक्सीडेंट से ओशा को बचाया था. सॉल क्लेम करता है कि ओशा के पास अपने प्रोटेक्टर्स और टीचर्स को मारने का कोई रीजन नहीं है, पर वर्नस्त्रा को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था.
उन्हें सब एक चीज से मतलब था कि अगर जेडाई काउंसिल के पॉलिटिकल राइवल्स को यह पता चल गया कि कैसे उनके एक फॉर्मर स्टूडेंट अभी आके जेडाई मास्टर्स को मार रही है, तो उनका पोजीशन काउंसिल में थोड़ा वीक हो जाएगा। तो उनके लिए अभी सिर्फ एक ही वे आउट है, जो कि है स्विफ्ट और डिस्क्रीट जस्टिस। पर उसके लिए ओशा को कोरुसान पहुंचना पड़ेगा, जो कि वो नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसको कैरी करने वाला शिप, जो कि और भी बहुत सारे प्रिजनर्स को लेके जा रहा था, वो कालाक पे क्रैश कर जाता है और वो प्रिजनर्स वहां से एस्केप पॉड्स लेके भाग जाते हैं। पर वो प्रिजनर्स जेडाई द्वारा पकड़े जाते हैं और सॉल अपना माइंड रीडिंग यूज करके ओशा के इंटेंशंस के बारे में जान लेता है। जब उसे ये रियलाइज होता है कि ओशा को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो खुद कालाक के लिए रवाना हो जाता है। तो सॉल जैकी और योड के साथ एक शिप लेके निकल पड़ता है। एक विजन में ओशा एक बच्ची को देखती है जिसका नाम है मी, जो कि उसकी ट्विन सिस्टर है, जो कि एलिजेडली ब्रेंडॉक के आग में जल के मर गई थी। ओशा मी से पूछती है कि क्या उसने इंदिरा को मारा है। मी एग्री करती है और बोलती है कि वो उन सभी को मार देना चाहती है। शायद वो यहाँ पे सारे जराइज की बात कर रही है। अभी ये बात प्रिटी मच क्लियर हो जाता है कि ओशा एक्चुअली में किलर नहीं है, वो किलर उसकी ट्विन सिस्टर मी है। पर क्योंकि वो लोग एक ही तरह के दिखते, इसलिए ओशा के ऊपर मे के एक्शंस का ब्लेम आ रहा है। ब्रेंडॉक में एक्चुअली में क्या हुआ था उसे लेके भी हमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाता है सॉल और जैकी के कॉन्वर्सेशन के। सॉल बताता है कि कैसे 16 साल पहले वो ब्रेंडॉक पे पोस्टेड था, और सरप्राइजिंगली एनफ सॉल मे को ब्लेम करता है कि उसी ने ये फायर स्टार्ट किया था और सभी को मार डाला था। पर सॉल सभी रूमर्स को मार गिराता है जब वो बोलता है कि उसने अपनी आंखों से मे को ब्रेंडॉक पे जल के मर जाने को देखा था। एपिसोड 1 के एंड में वो जेडाई शिप कालाक पहुंच जाता है और उस जेडाई शिप को देख के ओशा वहां से भागने लगती है। सॉल ओशा को एक खाई के किनारे तक भगा के लेके जाता है और एक एंशियस ओशा को नीचे गिर के मरने से बचा लेता है। सॉल ओशा से एक किलर की तरह बिहेव नहीं करता है और जैकी को मना कर देता है उसे कफ लगाने को। एपिसोड के एंड में मे अपने एक मास्टर से मिलती है, जो कि कंफर्म करता है कि सॉल गलत है और मे अभी भी जिंदा है और अभी एक सिथ लॉर्ड के लिए काम कर रही है। अभी भी इस स्टोरी में बहुत सारे मिसिंग पीसेस हैं, जो कि जेडाई, ओशा, मे और ब्रेंडॉक को कनेक्ट करने वाला है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे सॉल ने ओशा को अच्छाई की तरफ लाया, वैसे ही इस मास्टर सिथ लॉर्ड ने मे को बुराई और अंधेरी की तरफ खींच के लेके चला गया। सेकेंड एपिसोड चालू होता है प्लैनेट ओलेगा पे, जहाँ पे मे एक जेडाई टेम्पल को इन्फिल्ट्रेट करती है और जेडाई मास्टर टॉर्बिन को मारने की कोशिश करती है। पर मे उसे टच भी नहीं कर पाई क्योंकि टॉर्बिन अभी मेडिटेट कर रहा है और अपने चारों ओर एक इम्पेनेट्रेबल फोर्स फील्ड को बनाए रखा है। जब उन गार्ड्स को उसके प्रेजेंस के बारे में पता चलता है, वो वहां से भाग जाती है टॉर्बिन से वापस लौटने का प्रॉमिस करके। जैकी धीरे धीरे ओशा के साथ एक बॉन्ड बना लेती है, जबकि यॉड अभी भी ओशा के एलिजियंस को लेकर डाउट करता है। यॉड के डर को भगाने के बाद सॉल मास्टर वर्नस्त्रा से अपने ट्विन थ्योरी के बारे में बात करता है। वर्नस्त्रा इस थ्योरी से एग्री करती है और टॉर्बिन के ऊपर हो गए अटैक को लेकर डिस्कस करती है, जो कि तब हुआ था जब ओशा उन लोगों की कस्टडी पे था। इन सभी फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वर्नस्त्रा सॉल को ऑर्डर देती है ओलेगा जाने को और वहां से सच्चाई ढूंढ लाने को। ओलेगा में मे अपने हैंडलर किमीर से मिलती है, जिसने एक लोकल शॉप को टेक ओवर कर लिया है। मे और किमीर के कॉन्वर्सेशन से हमें उसके और उसके मास्टर के डील के बारे में पता चलता है। अपैरेंटली सिथ लॉर्ड ने मे को हर किसी जेडाई मास्टर को मारने का ऑर्डर दिया है, कोई भी वेपन यूज ना करके। इसलिए मे हमेशा अपने विक्टिम्स को उसको अटैक करने के लिए बोलती है। पर मे टॉर्बिन से कुछ करवा नहीं पा रही थी, इसलिए किमीर को वो ऐसा ड्रग बनाने को बोलती है बुंटा लीव से, जिसे वो टॉर्बिन को एब्सोल्यूशन के तौर पे दे सके। जब किमीर उसे ये ड्रग देता है, मे उसे कहता है इसके बारे में सिथ लॉर्ड को ना बताने को, क्योंकि इस मेथड से उसके और किमीर के साथ बुरा हो सकता है। ये इसलिए था क्योंकि उसके मास्टर ने मे से कहा था कि जेडाई मास्टर्स को किसी भी वेपन की बिना मार के वो अपना मेरिट उसके सामने प्रूव करे। तो शायद मे ये पॉइजन और ब्लेड्स लेके थोड़ा तो चीट कर ही रही थी। पर ये नो वेपन्स डील किस लिए था? वेल, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी भी जेडाई मास्टर को कोई भी वेपन्स के बगैर मार सके, तो आपको किसी भी तरह के हीनियस और डायबोलिकल टास्क दिया जा सकता था। और ये सिथ लॉर्ड ये देखना चाहता था कि क्या मे इस काम के लिए केपेबल है कि नहीं। ओशा और सॉल एक दूसरे के साथ बैठते हैं एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करने को, पर थोड़ा स्मॉल टॉक्स करने के बाद वो मेन टॉपिक के मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि है मे अभी जिंदा है। इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं।
सॉल श्योर था कि उसने मे को ब्रेंडॉक पे मरते हुए अपनी आंखों से देखा था और उसको किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता था, पर अभी के एविडेंस दूसरी ओर हिंट कर रहे हैं। सॉल इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ही अपोलोजेटिक था और ओशा उसे कंसोल कर रही थी, इवन दो सॉल जेडाई मास्टर है और ओशा एक फील्ड जेडाई ट्रेनी। तो नेचुरली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल ओशा के लिए एक अच्छा टीचर नहीं था। जब उनका शिप ओलेगा पहुंचता है तो वो इस बारे में डिसीजन लेते हैं कि वो इस टॉपिक को लेकर बाद में डिस्कस करेंगे। जब वो उस जेडाई टेम्पल के गार्ड से बात कर रहे होते हैं तो मे फिर से ब्रेक इन करती है और एक और बार टॉर्बिन को मारने की कोशिश करती है। अपैरेंटली इस घाव वाले जेडाई ने एक वाव ऑफ साइलेंस लिया है जिसे बराश वाव के नाम से भी जाना जाता है और उसने लास्ट 10 सालों से किसी से बात नहीं किया है, पर शायद मे को इसके बारे में पता है और ऐसा लगता है कि टॉर्बिन ने अपने पास्ट में बहुत ही बड़ा कोई हीनियस क्राइम किया था और वो इस मेडिटेशन के थ्रू अपने पापों का भरपाई कर रहा था। सॉल को ऐसा लगता था कि टॉर्बिन उससे जरूर बात करेगा जब वो उसका प्रेजेंस फील कर लेगा, पर मे टॉर्बिन के सामने पहले ही पहुंच गई और उसे एब्सोल्यूशन के नाम पे वो पॉइजन पकड़ा दिया। मे ज्यादा स्पेसिफिक्स के बारे में बात नहीं करती और टॉर्बिन भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, पर यह क्लियर है कि टॉर्बिन कोई संत नहीं है, वो किसी तरह का क्रिमिनल है जो कि मे को अच्छी तरह से पता है। ऐसा लगता है कि ये क्राइम बहुत बड़ा है और मैं गेस कर रहा हूं कि शायद टॉर्बिन ही ब्रेंडॉक के एक्सीडेंट के पीछे था, क्योंकि टॉर्बिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो पॉइजन पी लेता है और मर जाता है। ओशा को फिर से टॉर्बिन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर यॉर्ड क्लैरिफाई कर देता है कि जब ओशा उनके टीम से अलग होकर अकेले आगे बढ़ गई तो वो उसका पीछा कर रहा था और उसने सब कुछ देख लिया और सबको बता देता है कि ओशा टॉर्बिन का मौत का जिम्मेदार नहीं है। टॉर्बिन का डेथ एक पैटर्न एस्टैब्लिश करता है कि शायद मे उन जेडाइस के पीछे जा रही थी जो ब्रेंडॉक पे 16 साल पहले तैनात थे। इस सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए ओशा मे बन के किमीर के सामने जाती है, क्योंकि उसी ने उस बुंटा लेस्ड पॉइजन को मे को सप्लाई किया था। सॉल, यॉर्ड और जैकी उस पर नजर रखे हुए थे और एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे ये कंफर्म हो जाए कि किमिर टॉर्बिन के मौत के साथ इन्वॉल्व था। जब उनका ये सस्पिशन क्लियर हो गया, वो भाग के अंदर आए और किमिर को मे के मिशन के बारे में सब सच्चाई बोलने के लिए फोर्स करने लगे। किमीर उनका सस्पेशन कंफर्म करता है कि मे उन 4 जेडाइस के पीछे था, जिनमें से 2 को उसने अभी मार दिया है। किमीर फिर उन लोगों से सौदाबाजी करने लगता है और बोलता है कि वो मे के लिए एक जाल बिछाएगा अगर वो उसे जाने दे तो। सॉल इस प्रोस्पेक्ट से एग्री करता है और मे को एम्बुश करने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। ओशा भी मे को कन्फ्रंट करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके सिस्टर ने ही ब्रेंडॉक पे सभी को मार डाला था, पर सॉल उससे कहता है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। सॉल ब्रेंडॉक पे हो गई गलती को रिपीट करना नहीं चाहता और वो एक और चांस चाहता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। ओशा सॉल को रिमाइंड कर देती है कि मे उन 4 जेडाई के पीछे हैं जो कि ब्रेंडॉक पे तैनात थे, जिनमें से सॉल भी एक है, पर ये सॉल को उसके पीछे जाने से रोक नहीं सकता और अल्टीमेटली वो दोनों एक ब्रूटल फाइट में एंगेज हो जाता है। सॉल कोशिश करता है उस सिथ लॉर्ड की आइडेंटिटी के बारे में जानने का, पर शायद मे को भी उसके बारे में पता नहीं है। सॉल सेंस कर लेता है कि मे का थॉट्स डायरेक्टली ओशा की तरफ जा रहा है और उसे भी ऐसा लगता है कि शायद ओशा ब्रेंडॉक में मर गई थी। जब सॉल और यॉर्ड मे को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ओशा जिंदा है, वो वहां से भाग जाती है, पर जब वो ओशा को अपनी आंखों से देख लेती है तो उसे लगता है कि शायद अभी तक उससे झूठ बोला जा रहा था और उसके रिवेंज प्लान का नींव शायद थोड़ा हिला हुआ था। एपिसोड 2 के एंड में वेनेस्ट्रा सॉल को कोरसान वापस आने के लिए कहती है ताकि वो अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर पाए, पर सॉल मे को परस्यू करना चाहता है क्योंकि अभी के लिए यही उसका लक्ष्य है, पर वेनेस्ट्रा उसे चुप करा देती है और उससे कहती है कि जेडाई काउंसिल के अप्रूवल के बगैर उसे कोई भी हेस्टी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। किमीर फिर मे से अपना रिश्ता सुधार लेता है, वो कि जेडाई किलनाका का लोकेशन बता के। हमें फिर किलनाका का घर देखने को मिलता है खोफर प्लैनेट में, तो शायद नेक्स्ट एपिसोड इस जंगलों से घिरे हुए प्लैनेट में होगा, या तो हमें ओशा और मे के बैक स्टोरी के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके थोड़ा और बेटर हो पाए। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द एक्लाइट के पहले 2 एपिसोड्स देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय। मे द फोर्स बी विद यू एंड आई विल बी बैक।